ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ाई की थी उसको एक बार रिवाइज करते हैं। कल हमने जो काम की बात की थी उसमें सिर्फ 3-4 काम की बात थी, बाकी सारी कहानियां थी। तो काम की बात ये थी कि हमने देखा था कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे हम। एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक मास से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास एक ने टर्म डिफाइन किया था, और हमने उसको रिलेटिव इसलिए कहा था क्योंकि इट वाज रिलेटेड टू अ एटम। ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड एटम माना था। कौन सा स्टैंडर्ड एटम था, क्या बता सकते हैं आप मुझे? व्हाट वाज द स्टैंडर्ड एटम फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास? वेरी गुड, ठीक है। जो कार्बन का 12 आइसोटोप होता है उसको हमने स्टैंडर्ड एटम माना था, और उसी से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन किया, ठीक है, जिसको हमने एटॉमिक मास यूनिट एक हमने डिफाइन किया था। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? AMU, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये थी हमारी काम की बात कि हमने एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन किया और हमने उसको एक क्वांटिटी के बराबर कर दिया, दैट इज 1/12 इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। एक और चीज हमने की थी, हमने कार्बन 12 एटम का मास निकाला था जब हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर आ गया था, मास स्पेक्ट्रोमीटर, और वो आया था 1.99 into 10 का पावर -23 ग्राम के बराबर। दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, और हमने जब स्पेक्ट्रोमीटर से एक्सपेरिमेंट किया और हमें मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये आया, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो, हमने क्या बोला था? मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने कार्बन 12 एटम का मास निकाला था। फिर हमने AMU, ठीक है, AMU को हमने ग्राम्स के टर्म्स में निकाला था। तो हमने क्या किया था? इस वैल्यू का 1/12 कर दिया था, और वो कितना आया था? इसको मैंने 2 ले लिया था, आया था 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। याद आ रहा है सबको? नहीं, आपको चार्ट शो नहीं होगा, आप मेरा चार्ट मुझे शो होगा, आपका जो भी मैसेज होगा, ठीक है, वो आपको नहीं शो होगा। मैं आपको रिप्लाई ऐसे ही करूंगी वर्बली, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो AMU को हमने ग्राम के टर्म्स में निकाल दिया, क्या? 1.66 इंटू 10⁻24। फिर हमने एक एवोगैड्रो नंबर को भी हमने डिफाइन किया था, एवोगैड्रो नंबर जाना था क्या होता है, और हमने ये देखा था कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास एक रिलेशन आया, किसमें? AMU और ग्राम में। ये सारी चीजें सबको याद होनी चाहिए, मैं सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है। याद है सबको ये? नाउ फिर हमने एक और चीज डिफाइन की थी, कौन सी? मोलर मास, ठीक है, इसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं। और मैंने एक बात बोली थी कि जब भी मैं एक एटम की बात करूंगी, जब भी मैं एक एटम के मास की बात करूंगी, मैं कौन सा यूनिट यूज करूंगी एटम के लिए? What will be my unit for one atom? ठीक है, AMU, वेरी गुड, ठीक है। जब भी हम एक एटम की बात करेंगे तो उसका यूनिट किसमें होगा? 1 AMU, मतलब AMU के टर्म्स में हम एटम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी मैं मास की बात कर रही हूँ, किसके? मोल्स की, ठीक है, मोलर मास की। एक और हमने टर्म बोला था मोलर मास, ये मैं रब कर दूं। एक और हमने बात की थी मोलर मास की, मैं यहाँ पे लिखी हूँ, आपको सबको विजिबल होगा, मोलर मास। और मोलर मास को मैंने डिफाइन किया था कि किसी भी 1 मोल एटम का मास किसमें? ग्राम्स में, तो हम उसको क्या कहेंगे? मोलर मास। दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या? एक तो एटम्स कितने होने चाहिए? 1 मोल एटम, और उसका मास किसमें होना चाहिए? ग्राम्स में, ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर हमने क्या बोला था कि जब हमने ऑक्सीजन एटम के 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात की थी, तो इसका मास कितना आया था? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना आया था? जल्दी बताओ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बोला?
AMU हम कब यूज करेंगे? जब एक एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1 मोल एटम की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। और ये 16 ग्राम कहां से आया, याद आ रहा है सबको, या मैं एक बार फिर से करा दूं? ये AMU की जगह ग्राम कैसे आया? क्योंकि 1 AMU इक्वल्स टू क्या होता है? 1/Na ग्राम। और 1 मोल ऑक्सीजन एटम का क्या मतलब है? कि एक एटम का मास इनटू Na, और एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU इनटू Na, और हमें Na पता है क्या होता है? 16 इंटू 1/Na ग्राम इंटू Na। Na से Na कट गया, हमने AMU की जगह ग्राम लिख दिया। सो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड, हमने ऐसे ही नहीं ग्राम लिख दिया, ये सारी चीजें की है फिर ग्राम लिखा। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं। ये सारी कल की कहानी थी। आज की कहानी में क्या बोल रही हूँ कि जब मैं ऑक्सीजन की बात की, ठीक है, मैं ऑक्सीजन को ही एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। जब मैंने ऑक्सीजन की बात की तो इसका मास मैंने दो तरीके से लिखा, एक मैंने लिखा 16 AMU, ठीक है, और एक मैंने लिखा 16 ग्राम। तो क्या आप लोगों को इन दोनों चीजों में डिफरेंस पता लग रहा है? What is the difference between 16 AMU and 16 ग्राम? देखो, जब मैं एक एटम की बात कर रही हूं, मास ऑफ 1 एटम, आई विल ऑलवेज यूज AMU, ठीक है। जब मैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात करूं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, या अगर मैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो हम क्या लिख देंगे? 16 ग्राम। क्लियर है सबको ये बात? अब देखो, हमने किया क्या है, बेसिकली हमने किया क्या है, ये सारी कहानी छोड़ो, हमने क्या किया है? AMU की जगह क्या लिख दिया है? ग्राम्स लिख दिया। अब मैं ऑक्सीजन का मास किस में बता रही हूं? ग्राम्स में, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। एटम का मास है किस में है? ग्राम्स में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। एक सेकेंड, ओके, तो 16 ग्राम्स को हमने क्या किया? ऑक्सीजन एटम का मास हमने एक्सप्रेस किया किसमें? ग्राम्स में, इसीलिए हमने इसको लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? GAM, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। तो मैं बोलूं या मोलर मास की बात करूं, या ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं, या फिर मैं एक एटम के मास की बात करूं, सब चीजों में आपको रिलेशन पता लग गया क्या क्या मतलब है इन सब चीजों का? ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे हमने एटॉमिक मास डिफाइन किया था, सेम इसी तरह से, एग्जैक्टली इसी तरह हम क्या एक मॉलिक्यूल का मास समझेंगे, जिसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो देखते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। देखो, मॉलिक्यूलर मास, अब इसका नाम ही बता रहा है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होगा? एटॉमिक मास एटम का मास है और मॉलिक्यूलर मास किसका मास होगा? एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का मास हम कैसे निकालेंगे? द सम ऑफ, सो मॉलिक्यूलर मास विल बी द सम ऑफ masses of, ठीक है, द सम ऑफ masses ऑफ each element present in a molecule is known as molecular mass, ठीक है। ये है इसका डेफिनेशन कि the sum of masses of each element in a molecule is known as molecular mass, ठीक है। अब जैसे कि एक मैं बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, H2O। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बताएंगे? इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम सबका मास हमें पता है सबका, ठीक है। जिनका नहीं पता है मैं अभी एक टेबल बनाऊंगी, आपने याद नहीं करना है, रटना नहीं है, ठीक है। हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और हमें याद होता रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज रटनी नहीं है आपको, फाइन। अब देखो, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक AMU, ठीक है। 2 हाइड्रोजन का मास होगा 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है?
एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास 16 AMU, तो ये क्या हो जाएगा 16 + 2 दैट इज 18 AMU। ठीक है, मैंने क्या लिखा 18 AMU, क्योंकि मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि AMU तो हमने एटम के लिए डिफाइन किया था, तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल के लिए AMU क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं मॉलिक्यूल के लिए एक नया यूनिट बना देते हैं जो कि बराबर होगा किसके, AMU के, और उसी को हम बोलेंगे U। ठीक है, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द डेफिनेशन, बुक वाली डेफिनेशन को हम नहीं यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, हम वो डेफिनेशन बताएंगे जो हमारी समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेशन रटने नहीं बैठे, हमें डेफिनेशन ऐसे रखनी है जो हमें समझ में आए। क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन विल नॉट बी आस्क्ड। तो 18 AMU की जगह हम 18U भी लिख सकते हैं। व्हाट इज U? U इज यूनिफाइड मास। ठीक है, यूनिफाइड मास, इसको आप एटम के लिए भी यूज कर सकते हो और इसको आप मॉलिक्यूल के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमने AMU मॉलिक्यूल की जगह AMU क्यों लिख दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका AMU या यूनिफाइड मास, सबकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर इसको कह सकते हैं 1/Na ग्राम। सो बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, अब देखो कुछ एलिमेंट्स के जो है वो मैं एटॉमिक मासेस आपको बता देती हूँ। आपने वो एटॉमिक मासेस इतना लिख लिया सबने। ठीक है, ये सारे एटॉमिक मासेस आपको रटने नहीं है किसी भी कीमत पे। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको मोस्टली जो कॉमन एटम्स हैं उनके मास आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको डीपीपी दूंगी। ठीक है, आज हम क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और मैं डीपीपी दूंगी, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर्स। ठीक है, एक टॉपिक जैसे ही खत्म होगा मैंने आपको डीपीपी देनी है। अभी फिलहाल तो आप क्या करोगे, टाइम बाउंड डीपीपीज नहीं दूंगी मैं। ठीक है, आपको जितना टाइम लगा के करना है, एक दिन का टाइम लगा लो, उसके क्वेश्चंस करके मुझे अगले दिन दे देने आपने। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको टाइम बाउंड डीपीपीज देने लगूंगी, मतलब आपको मैं बता दूंगी ये क्वेश्चंस आपने 2 घंटे में करने हैं, ये क्वेश्चंस आपने 3 घंटे में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करेंगे हम। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो कुछ आने वाले 3-4 क्लासेस में आपको मैं टाइम बाउंड डीपीपीज नहीं दूंगी। ठीक है, आपने सिर्फ अगले दिन मेरे नंबर पे सबमिट कर देना। फाइन, तो आज हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एवोगैड्रो नंबर को हम क्या 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। किसी ने पूछा एवोगैड्रो नंबर को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, तो 6.022 मत याद करो, उसको याद कर लो 6 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, इतना लिख लिया सबने। देखो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके हम मासेस लिखेंगे और इसके बाद में जो क्वेश्चन कर दूंगी, तो अभी तो आप चीटिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास चल रही है, एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में आपको दिया ही रहेगा क्वेश्चन, जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स है उसके आपको याद हो जाएंगे। अगर कोई अनकॉमन एलिमेंट पूछता है तो उसका एटॉमिक मास गिवन रहता है, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो जैसे कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, हीलियम का 4, लिथियम का, चलो थोड़ा छोटा छोटा लिख देते, दिख रहा है सबको, लिथियम का 7, ठीक है, बोरॉन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। ठीक है, मेरे को ये याद है क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिख रहा है सबको? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का फिर हो जाएगा 16, एंड देन फ्लोरीन का हो जाएगा 19, एंड नियॉन का हो जाएगा 20। ठीक है, देन वी कमिंग ऑन टू सोडियम, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27, ठीक है, फॉस्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32, और हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन का हो जाएगा आपका 35.5। ये 35.5 क्यों होता है, ये पॉइंट में क्यों है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आने वाली क्लास में हम ये जानेंगे। और आपका सिलिकॉन का भी लिख लो, एक सेकेंड, यहाँ पे सिलिकॉन का लिख लो 28,
फिर फास्फोरस का लिख लेना 31, एंड देन कमिंग ऑन टू क्लोरीन के बाद आप इसका पोटेशियम का लिख लो, क्या होता है 39, एंड कैल्शियम का 40। लिख लिया इतना? अभी और लिखेंगे 40। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रोमियम पे। क्रोमियम का होता है 52, और फिर आ जाते हैं मैंगनीज का होता है 55, आयरन का होता है 56, ठीक है। फिर आ जाते हैं कॉपर का होता है 63.5, जिंक का होता है 65। क्योंकि मैं अभी क्वेश्चंस दूंगी ना, तो आपने चीटिंग करनी है, तो मैं अच्छे से चीटिंग कराऊंगी आपको। तो जिंक का 65 होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रोमीन पर आ जाते हैं। ब्रोमीन का होता है 80, और फिर आते हैं, चलो एजी पर आ जाते हैं, दैट इज सिल्वर। सिल्वर का होता है 108, और फिर बेरियम पर आ जाते हैं। बेरियम का होता है 137, और मरकरी का होता है 200, और लेड का होता है 208। सारे याद है आपको? जिसको याद है वो तो वेरी गुड, ठीक है। जिनको नहीं याद है उनको भी टेंशन नहीं लेना, ये सब मैं नोट करी, आपने नोट कर लेना है सिर्फ। आयोडीन का भी लिख लो, चलो आयोडीन का लिख लो 127। डन है? किसी को घबराहट तो नहीं हो रही ये सारे नंबर्स देख के? ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे इसको। नहीं भी याद करेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा। ठीक है, याद कर लिया तो भी अच्छी बात है, नहीं याद कर लिया तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, क्वेश्चन करें। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने हैं, जो जो मैं बोल रही हूँ। H2O का आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, साथ साथ में आप उसका क्या बताओगे? मुझे मॉलिक्यूलर मास बताओगे। सो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आपका mg का लिखा था ना, MgSO4 डॉट ग्लूकोज शुगर काफी है? चलो मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ, 3 मिनट में मुझे करके बताओ, फिर हम डिस्कस करेंगे सारे। निखिल जिंदल ने 180 बोला है, अभी देखते हैं, ठीक है। और समीक्षा ने 246 बोला है, नेहा ने 118 बोला है। लेट अस सी, ठीक है। MgSO4 का देखते हैं। मैग्नीशियम का होता है आपका 24 प्लस SO4 का आपने ऊपर से निकाला होगा तो आपको पता ही लग गया होगा कि 98 आ रहा है इसका, तो SO4 क्या होगा? 96 होगा, तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं 96। अब देखो एक H2O मॉलिक्यूल का कितना होता है वेट? एक H2O का होता है 18U, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? 7U है, ठीक है, 7H2O, तो 7 इंटू 18, 18 7 जा, इसको ऐड कर लो। दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले का कैसे करेंगे? लास्ट वाले को हम सिंपली क्या करेंगे? 39 इंटू 4, ठीक है, प्लस आयरन का होता
56, C और N का मिला के क्या होगा 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, ठीक है 26 इंटू 6 प्लस 26 इंटू 6, इसको सॉल्व कर देंगे। इसका 98, इसका भी 98, इसका आप निकाल लोगे। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 180 और इसका क्या हो जाएगा 342, ठीक है। यस इट्स वेरी इजी, लेकिन कभी कभी आप जैसे आगे के कॉन्सेप्ट देखोगे ना, जैसे कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो जाता है, ठीक है, इसलिए जरूरी है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमने एटॉमिक मास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था ऑक्सीजन के लिए, सिमिलरली हम यहाँ पे H2O के लिए भी वो देखते हैं। ये मैं रब कर दूं ना, लिख लिया होगा सबने। अब आप लोग मुझे बताओगे जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने कि हाइड्रोजन की बात की, सॉरी वाटर की बात की मैंने, तो वाटर को मैंने 2 यूनिट्स बोला। एक मैंने बोला 18U या 18 AMU, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। 18U या फिर AMU, या फिर मैं एक बात बोलती हूँ 18 ग्राम। अब मुझे बताओ कि 18U कब यूज करेंगे? 18U कब यूज करेंगे? क्या ये एटम है? वेरी गुड निखिल जिंदल, बहुत सही बोला तुमने कि क्या हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, दैट वाज एन एटम, इसीलिए हमने एटॉमिक मास बोला था। जब भी हम वन मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे हम बोलेंगे 18U या फिर 18 AMU, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्या 18 ग्राम कब लिखेंगे? 18 ग्राम कब लिखेंगे? वेरी गुड, ठीक है। जब हम 1 मोल H2O की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 मोल H2O की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे 18 ग्राम। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मॉलिक्यूल का वेट लिख दिया है किसमें? ग्राम्स में। तो इसमें मैं 1 मोल H2O का मास बोलूं या फिर क्या मैं इसको मोलर मास ऑफ H2O बोल सकती हूँ? किसी को कोई दिक्कत अगर मैं इसको मोलर मास ऑफ H2O बोलूं? बात सेम है, ठीक है। तो उसको मैंने क्या बोला था, 16 ग्राम को क्या बोला था मैंने? ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि वो एक एटम का मास था किसमें? ग्राम्स में। ये एक मॉलिक्यूल का मास है किसमें? ग्राम्स में। इसलिए मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, आप लोग बताओ। इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं बोलूंगी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसको हम कैसे क्या बोलेंगे? GMM। वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। बात समझ में आ गई? सब में डिफरेंस पता लग गया आपको, क्या होता है क्या नहीं होता है? आगे बात समझ में? चलो ठीक है, ये नोट कर लिया सबने? चलो नोट कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। जस्ट लेट मी नो वंस यू आर डन। चलो अभी क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है क्या? mass of an atom, mass of an atom of an element, आपको एक एलिमेंट के एटम, एक एटम का मास गिवन है, कितना गिवन है मास? 6.66 into 10 raised to the power. Am I clear to you all? वीडियो बीच में पॉज हो गई थी, अभी फिर से रिज्यूम हो गई है सबकी वीडियो। -24 ग्राम। Calculate its molar mass.
चलो ये क्वेश्चन करो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने नोट किया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ये क्वेश्चन सॉल्व करो एक बारी, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ 1 मिनट में। एक एटम का मास आपको गिवन है, आपसे मोलर मास पूछ रहा है, देखते हैं, ठीक है। ये क्या है? 6.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम एक एटम का मास है। अब मेरे से बोल रहा है एक मोल एटम का मास करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? तो 6.66 इंटू 10 का पावर -24 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर -1, और 6.66 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 39.6 इंटू 10 का पावर -1। दिख रहा है यहाँ पे सबको? यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, 1 सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे करती हूँ। ये क्या हो जाएगा, 39.6 इंटू 10 का पावर -1, और ये क्या हो जाएगा, 3.96। राउंड ऑफ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4, और 4 किसका एटॉमिक मास होता है, 4 ग्राम किसका होता है, हीलियम का, ठीक है। 40 नहीं, आपने ये 10 का पावर -24 किसने किया था, एक बच्चे ने जो कैल्शियम बोल रहा था, ठीक है। अगर ये 10 का पावर -23 होता तब तो कैल्शियम होता आंसर, लेकिन ये 10 का पावर -24 है, तो एक -1 बच जाएगा, ठीक है। हाँ लक्ष्य आपने बोला था, निखिल यू आर राइट, ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर से हम वापस आते हैं मोल पे, ठीक है। मोल, ये सारी जो थी ये मोल कंसेप्ट की बहुत बेसिक चीजें थी, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। यही क्वेश्चन आपका नीट में आ जाता है, यही क्वेश्चन आपका मेंस में आ जाता है, ठीक है। उस टाइम पे बच्चे अपना बेसिक भूल के बहुत आगे निकल चुके होते हैं और ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिक नहीं भूलना, बेसिक के साथ साथ ही चलेंगे हम। वापस आते हैं किससे, मोल में। तो अगर मैं मोल को डिफाइन करूं, हम मोल को एक बार डिफाइन करते हैं फिर से। मोल, तो मोल को हमने कैसे डिफाइन किया था, इससे पहले तो हमने बोला था कि मोल एक नंबर होता है, और वो फिक्स नंबर किसके बराबर होता है, व्हाट वाज दैट नंबर, उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था, कौन सा नंबर होता है, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं मोल को डिफाइन करने चलूं, तो मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल का डेफिनेशन है, रटना नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ मैं ऐसे ही लिखवा रही हूँ, आपका नोट सुंदर लगेगा इससे, ठीक है। डेफिनेशन लिखा रहता है तभी तो नोट सुंदर बनता है। तो नोट्स को सुंदर बनाने के लिए हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance that contains as many particles in 12 gram of carbon 12, ये होता है मोल का एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है। ये मोल का एग्जैक्ट डेफिनेशन किस लिए है, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड एटम लिया था, क्या लिया था स्टैंडर्ड एटम, हमने कार्बन 12 लिया था, ठीक है, जब हम एएमयू को डिफाइन कर रहे थे। तो इसीलिए हमने मोल के डेफिनेशन में भी इसको हमने ऐड किया है कि जितना सब्सटेंस, जितने पार्टिकल्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन में हो, वही कहते हैं हम 1 मोल। और इसी को अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर हिंदी में कहेंगे तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल। क्योंकि आपको पता है कि 12 ग्राम में कितना होगा, 12/12, ठीक है। मोलर मास कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और गिवन मास भी कितना है, 12 ग्राम है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर, यही चीज है, ठीक है। आगे बात समझ में
आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये एटम हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये आयंस हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है केमिस्ट्री में जहां तक की बात, ठीक है। तो ये होता है हमारा 1 मोल। आगे बात समझ में। अब ये जो मोल के कुछ फॉर्मूले होते हैं जो कि हम डिराइव करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले होते हैं। पहला, इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो, जो मोल का हमारा पहला फॉर्मूला है वो हम मास से डिराइव करेंगे। किससे? मास से। कैसे डिराइव करेंगे? मास किस में होता है? हमेशा ग्राम्स में, ठीक है। और मोलर मास किस में होता है? मोलर मास, मोलर मास होता है एक मोल सब्सटेंस का मास किसमें? ग्राम्स में। तो मोलर मास का फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। पर मोल का मास किसमें? ग्राम में। इतना क्लियर है? तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्या गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम अपॉन ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका मोल आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला कहां से आया? समझ में आगे बात? तो हम क्या लिख सकते हैं? एन, हम मोल को एन से डिनोट करते हैं और गिवन मास को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और मोलर मास को कैपिटल एम या फिर कहीं कई जगह एमएम भी लिखा रहता है। तो पहला फॉर्मूला आपका आ गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। आगे बात समझ में? क्लियर है ये फॉर्मूला सबको? फॉर्मूला याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें याद नहीं करना है, हमें इसको यूज करना सीखना है, ठीक है। और ये कहां से आया और ये क्यों आया, ये मैंने ये वाली बात बता दी आपको, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू व्हाट? W मतलब गिवन मास, जितना आपको मास गिवन है, और कैपिटल M मतलब मोलर मास, वेयर N इज द नंबर ऑफ मोल्स। यहां नीचे लिख देती हूं, N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, W is the given mass and capital M is molar mass, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ वाटर में हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। हमने अभी तक एक ही फॉर्मूला देखा है, इसी फॉर्मूले को यूज करके। चलो कैलकुलेट करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का एकदम फटाफट आंसर आ रहा है। करण वत्स 0.5 नहीं होगा, अभी बताती हूं कैसे। हमें गिवन मास कितना है? W कितना है? 90 ग्राम, ठीक है। हमें मोलर मास H2O का पता है, कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड यू ऑल नो कि 18 5 कितना होता है? 90 होता है, तो 5 मोल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखो दूसरा, 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट? CaCO3। CO3 मतलब होता है कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया ये। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ। समीक्षा, अरे इतना वो क्यों कर रहे हो? हाँ 0.04 होगा, ठीक है। 4/100 0.04 या फिर 1/25। आगे बात समझ में? गिवन मास है आपका 4 ग्राम और इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 40 प्लस इसका 12
प्लस 48 ये होता है कितना 100 ग्राम पर मोल, ये 0.04। क्लियर है सबको? इसमें गलती नहीं करनी, बहुत बेसिक चीजें हैं। आप इसको डिवाइड क्यों कर रहे हो, आप इसको 1/25 क्यों कर रहे हो, जब आपको पता है कि आपने 2 डिजिट से पहले आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसमें ज्यादा। क्लियर है सबको? हम नंबर ऑफ गिवन मास से हम मोल्स कैसे निकालेंगे, सबको क्लियर है? कैल्शियम का होता है 40। नैन्सी देखो, हम मोलर मास देखते हैं, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता था 12 और 3 ऑक्सीजन है, मतलब 16 इंटू 3 दैट इज 48। तो 12 प्लस 48 कितना हो जाएगा 60, और 60 प्लस 40 कितना होता है 100, तो 100 4 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है सबको? चलो अब हम आते हैं इसके दूसरे फॉर्मूले पे, जो कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालेंगे, ठीक है, या एवोगैड्रो नंबर से निकालेंगे। जो मैं बोलती जाऊं वो सब आप मुझे उसका जवाब देते जाएंगे। Na पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, Na पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी। नहीं, मतलब क्या होता है? Na पार्टिकल्स कहीं लिखा हो तो मैं क्या बोलूंगी, क्या होता है? इट इज इक्वल टू व्हाट, कितना मोल होता है इसके बराबर? वेरी गुड लक्ष्य, Na पार्टिकल्स का मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकती हूं कि एक पार्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा 1/Na मोल? लिख सकती हूँ, यूनिटरी मेथड याद है सबको, बचपन में पढ़ा था। 1 पार्टिकल को मैं 1/Na मोल लिख सकती हूँ। अब देखो, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो क्या मैं इसको n/Na मोल्स लिख सकती हूँ? अगर 10 पार्टिकल है तो 10/Na, 100 पार्टिकल है तो 100/Na, 1000 पार्टिकल्स है तो 1000/Na, अगर n पार्टिकल्स है तो n/Na मोल लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहीं से आपका आ गया सेकेंड फॉर्मूला, क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n/Na, n/Na, जहां पे Na तो आपको पता है क्या, एवोगैड्रो नंबर, और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा फॉर्मूला समझ में आ गया? दूसरा फॉर्मूला का जेनेसिस कहां से हुआ था? तो हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए अभी तक मोल के। किसी को इन दोनों फॉर्मूलेस को रटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई रटेगा नहीं फॉर्मूला। ठीक है, हमने प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला याद हो ही जाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो दोनों फॉर्मूला है ना, इसको मैं समराइज करती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है सबको? मोल, हमने किसकी बात की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एक सेकेंड, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मोल की। ठीक है, हमने 2 चीजों की बात की, एक तो पार्टिकल की बात की और एक किसकी बात की, मास की बात की। ठीक है, एक हमने किसकी बात की, एक हमने पार्टिकल की बात की, ठीक है, और एक हमने किसकी बात की, मास की बात की। दिख रहा है सबको? अब देखो, 2 चीजें हैं, मान लो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, और मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है और मुझे एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगी,
Na से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये वाला फॉर्मूला देखो, मैंने क्या किया, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? ठीक है। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर क्वेश्चन में पता है, ठीक है, और मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तब मैं क्या करूंगी, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मुझे पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो कैन आई डिवाइडेड बाई Na? मैंने क्या किया, सिंपली Na से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब भी कभी भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है और नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, तुरंत उसको Na से डिवाइड कर दोगे। जब भी कभी आपको नंबर ऑफ मोल पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको ये सारी चीजें पता है। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आप मुझे खुद बताना, सारे फॉर्मूले आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल मुझे पता है, अब मुझे मास निकालना है। नंबर ऑफ मोल मुझे पता है, मुझे मास निकालना है, दैट इज गिवन मास। तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दूंगी, किससे, मोलर मास से। ठीक है। अब मेरे को मास पता है, गिवन मास पता है, मुझे मोलर मास, गिवन मास पता है, मुझे मोल्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी मोलर मास से। आगे बात समझ में, ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया सबको? कभी भी मैं मास को डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट नहीं कर सकती हूँ। आई कैन नेवर रिलेट नंबर ऑफ, जो गिवन मास है उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मैं रिलेट नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा, अगर मास गिवन है तो मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर वहां से मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालूंगी। ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पता है और आपको मास पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल पे जाओगे, फिर आप आओगे कहाँ, मास पे। तो ये वाला जो रास्ता है ये ब्लॉक्ड है, हमें क्या पूरा रास्ता वो करना पड़ेगा, नो शॉर्टकट। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ। सुमित चौहान, अगर आपका वीडियो क्लियर नहीं है ना, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा अगले दिन तक। ठीक है। तो उसमें आप देख लेना, अभी आपको वॉइस क्लियर होगी या कुछ तो बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो वो आप क्लास को अटेंड करोगे ही। ठीक है। थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा, ये बिल्कुल ब्लैंक है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? मेरे पास अब मेरे को एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझाना है मुझे, मैं आपसे पूछूंगी। देखो, मेरे पास 2Na हाइड्रोजन एटम्स हैं, मेरे पास 2Na हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो मेरे पास कितने मोल्स होंगे? लक्ष्य, वेरी गुड। 2Na हाइड्रोजन एटम का मतलब है दो। बहुत लोग दो 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 लिख रहे हैं। ठीक है। ये दो क्या है, ये दो क्या है, व्हाट इज दिस टू? दिस इज 2 मोल। ये 2 मोल किसका है, ये 2 मोल किसका है? H एटम, ये 2 मोल हाइड्रोजन एटम का है। आगे बात समझ में, अगर मुझे हाइड्रोजन एटम्स का नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, तो मेरा मोल भी किसका निकलेगा, हाइड्रोजन एटम्स का। समझ में आई बात? अब मेरे पास है 2Na हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, 2Na H2, तो ये मोल कितना होगा इसमें? 2 मोल। 2 मोल किसका? नहीं, ये 2 मोल होगा, 2 मोल H2 मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। H2 मॉलिक्यूल्स का। अब मैं बोलूं कि मुझे हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स बताओ इसमें, तो एक मोल में कितने, 2 मोल हाइड्रोजन एटम, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 4 मोल हाइड्रोजन एटम। समझ में आगे बात? मतलब क्या है कहने का, जब मेरे को H2 का अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी किसका निकलेगा, मॉलिक्यूल का। अगर मुझे एटम का नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, तो उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स किसका निकलेगा, एटम का। समझो, एटम का मोल निकलेगा, मॉलिक्यूल का मोल निकलेगा। आगे बात समझ में? क्वेश्चन करते हैं एक, वी हैव 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, क्वेश्चन में आपको 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इसमें। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछ रहे हैं। चलो फटाफट से बताओ, ये भी आपके सामने ही है। नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। आप सीधे क्या करोगे, 5Na। ठीक है, वेरी गुड। 5Na क्या, मॉलिक्यूल्स का, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स गिवन है तो मॉलिक्यूल्स आएगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको। अब मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। नेहा कुमारी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेरी गुड। क्या बोल रही हूं मैं कि नंबर ऑफ एटम्स, मुझे बताओ H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 तो हाइड्रोजन का एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, 3। ठीक है, 1 मोल में 3 मोल हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल एटम्स होंगे। ठीक है, तो इतने में क्या होगा, 5Na इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 15Na। तो 15Na इज द राइट आंसर। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है और इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे, 5Na इंटू 3। आगे बात समझ में, क्लियर है सबको। अब मुझे बताओ, इसी का एक और मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाती हूं कि मुझे बताओ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप। अगर मैं इसको तीसरा पार्ट बना दूं और मैं पूछूं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, ईच टाइप मतलब हर टाइप के कितने एटम्स होंगे, तो हाइड्रोजन 10 नहीं बेटा, 10Na, Na भी यूज करो। ठीक है, तो देखो H2O टोटल कितना था, 5Na। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने थे इसके, 2 एटम थे, तो 2 इंटू 5Na, है ना। और ऑक्सीजन कितना था, 1 ही था, तो 1 इंटू 5Na। तो ये हो गया आपका 10Na और ये हो गया 5Na, तभी तो टोटल क्या आया, 15Na। ठीक है, ये दोनों बराबर है, दोनों क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। सारे क्वेश्चन के टाइप समझ में आ गए। अगर मेरे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, ठीक है, अगर मेरे से नंबर ऑफ एटम्स पूछे और अगर मेरे से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप पूछे, यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है इस क्वेश्चन में। आई बात समझ में। अब मैं एक क्वेश्चन और देती हूं जो कि आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपका नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। आज मेरे को आपको डीपीपी भी देनी है। ठीक है, तो डीपीपी भी सॉल्व करोगे आप, विच विल बी डिपेंडिंग ऑन दीज 2 फॉर्मूले ओनली। एक और फॉर्मूला है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे। अभी ये 2 फॉर्मूले पे बेस्ड डीपीपी मैं आपको देने वाली हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो अभी आप सॉल्व करोगे, तो लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन calculate number of atoms in 9.8 gram of H2SO4. Calculate number of atoms in 9.8 grams of H2SO4. This is 9.8. मैंने क्या बोला, जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा मुझे, और मुझे क्या गिवन है, मास से मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स पे जाऊंगी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पे जाऊंगी तो क्या होगा, हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 9.8 अपॉन H2SO4 का मोलर मास आपने अभी निकाला था कितना, 98 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 0.1। नंबर ऑफ मोल से अब क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि H2SO4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो N इज इक्वल्स टू N बाई Na। तो क्या हो जाएगा,
N क्या हो जाएगा 0.1 Na ऑफ H2SO4। और हमें पता है H2SO4 क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो H2SO4 के पास क्या क्या है, देखिए H2SO4 के पास 2 H एटम्स हैं, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन का एटम है, मतलब टोटल कितने एटम्स है 7। तो कितने एटम्स हो जाएंगे टोटल, एक H2SO4 के पास 7 एटम्स हैं, तो इतने सारे H2SO4 के पास कितने होंगे 0.1 Na into 7, that is 0.7 Na, that is the answer। दिख नहीं रहा, यहां पे लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा 0.1 Na into 7 is equals to 0.7 Na। आगे बात समझ में। कल मुझे आप बताओगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, ठीक है, यही क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप आप मुझे बताएंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। मैं डीपीपी दूंगी, आपने सॉल्व करनी है वो डीपीपी।